तो कहानी का आगाज एक ऐसे जूड़े से होता है जिनके दिलों में पहाड़ों की बुलंदियां और खतरनाक चट्टानों को सर करने का एक अनोखा जुनून बसा हुआ था। साशा और उसका शौहर टॉमी दोनों ही रॉक क्लाइंबिंग के दीवाने थे और अब उनकी नजरें नॉर्वे की एक ऐसी अमूदी पहाड़ी पर जिमी हुई थी जिसे सर करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। टॉमी तो एक बार इस चोटी को फतह कर चुका था, मगर साशा के लिए ये एक ऐसा ख्वाब बन चुका था जो बार बार अधूरा रह जाता। वो कई बार इस चोटी पर चढ़ने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन हर बार नाकामी इसका मुकद्दर बुनती। मगर इस बार इसने तहैया कर लिया था कि वो इस बुलंद चोटी तक पहुंचे बगैर दम नहीं लेगी। इन दोनों के पास इस दुश्वार गुजार रास्ते के लिए तमाम हिफाजती सामान और जदीद आलात मौजूद थे और उन्होंने पहाड़ी की दीवार के साथ ही एक लटकने वाला कैंप भी लगा रखा था ताकि थकन की सूरत में उन्हें नीचे ना उतरना पड़े और वो वहीं बीच रास्ते में आराम कर सके। जैसे ही सुबह की पहली किरण नमूदार हुई, साशा ने बड़े जोश के साथ अपना टेंट समेटना शुरू कर दिया और एक बार फिर इस अमूदी दीवार को तस्खीर करने के लिए निकल पड़ी। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वो जब भी एक मखसूस मुश्किल मकाम पर पहुंचती तो वहां इसके हाथ फिसल जाते और वो तवाजुन खोकर नीचे लटक जाती। टॉमी इसे बार बार समझाता रहा कि साशा थोड़ा सुकून करो, आराम कर लो, क्योंकि तुम्हारे असाब थक चुके हैं। लेकिन साशा पर तो जैसे एक जुनून सवार था और वो अपनी जिद पर उड़ी रही। इसी दौरान मौसम ने करवट ली और एक खौफनाक तूफान के आसार नुमायां होने लगे। जज्बात की रूह में बहकर साशा कोई सही फैसला नहीं कर पा रही थी, लेकिन टॉमी ने इसे बहुत प्यार से समझाया और इसे वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया ताकि वो दोनों तूफान के गुजर जाने का इंतजार करें और फिर नई हिम्मत के साथ दोबारा सफर शुरू करें। साशा बहुत मजबूर होकर मान तो गई, लेकिन इसकी आंखों में लगी आग ठंडी नहीं हुई थी। वहीं टॉमी का दिल किसी अनजाने खौफ से लरज रहा था और इसे बार बार ये एहसास हो रहा था कि शायद कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इसने जब अपने लकी कंपास की तरफ देखा तो एक लम्हे के लिए इसे महसूस हुआ कि जैसे ये इसकी जिंदगी की आखिरी चढ़ाई हो, मगर इसने जल्दी से इन मनफी सोचों को झटक दिया। थोड़ी ही देर में तूफान की शिद्दत इतनी बढ़ गई कि पहाड़ी पर लटके रहना मौत को दावत देने के मुतरादिफ हो गया। टॉमी समझ गया कि अब मजीद यहाँ रुकना नामुमकिन है और अगर वो नीचे ना उतरे तो उनकी जाने जा सकती है। इसने बड़ी मुश्किल से साशा को कायल किया और कहा कि देखो, ये पहाड़ी कल भी यही होगी, तुम कल दोबारा कोशिश कर लेना। लेकिन साशा का दिल नहीं मान रहा था, क्योंकि इसे लग रहा था कि नीचे जाने से इसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। तब टॉमी ने इससे वादा किया कि कल वो खुद इसे पूरा सपोर्ट देगा और इसे ऊपर तक पहुंचाने में मदद करेगा ताकि इसकी ताकत बची रहे। इस यकीन दहानी पर साशा मान गई और उन्होंने अपना सामान बांध कर नीचे उतरना शुरू किया। हुआ कि झक्कड़ इतने तेज थे कि वो दोनों लट्टू की तरह हवा में मुअल्लक थे और ऊपर से अंधेरे ने हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया था। अभी वो इस मुश्किल से निपट ही रहे थे कि अचानक ऊपर से पहाड़ के बड़े बड़े टुकड़े टूट कर नीचे गिरने लगे। टॉमी ये देखकर बुरी तरह घबरा गया और उसने फौरी तौर पर साशा को चीख कर कहा कि तुम जल्दी से नीचे पहुंचो। साशा किसी तरह हिम्मत करके नीचे एक बड़े पत्थर की ओट में पनाह लेने में कामयाब हो गई, लेकिन ऊपर टॉमी उन गिरते हुए पत्थरों का शिकार हो गया। एक बड़ा पत्थर इससे टकराया और वो तवाजुन खोकर गहराई की तरफ गिरा। टॉमी की रस्सी का दूसरा सरा साशा के हाथों में था और साशा ने इसे पूरी कुव्वत से पकड़ रखा था, लेकिन सूरत-ए-हाल ये थी कि वो एक वक्त में सिर्फ एक ही जान बचा सकती थी। अगर वो टॉमी की रस्सी को ना छोड़ती तो ऊपर से गिरते हुए मजीद पत्थर इसे भी कुचल देते और वो दोनों ही मौत के मुंह में चले जाते। इस कठिन घड़ी में टॉमी की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी और साशा ये समझने से कासिर थी कि इसका शौहर जिंदा भी है या नहीं। इसके ज़हन में एक ख्याल आया कि शायद वो सिर्फ बेहोश है और इसे रेस्क्यू किया जा सकता है, लेकिन वक्त बहुत कम था और फैसला जिंदगी और मौत का था। आखिरकार साशा ने अपनी जान बचाने के लिए और इस खौफनाक गनल के साथ अपने दिल पर पत्थर रखा और टॉमी की रस्सी को आजाद कर दिया, जिसके नतीजे में टॉमी हजारों फुट गहरी खाई में जा गिरा और उसकी जिंदगी का बाब वहीं खत्म हो गया। टॉमी के गिरते ही साशा का अपना हिफाजती बेल्ट हार्नेस भी खिल गया था और वो खुद भी गिरने ही वाली थी कि इसने अपनी उंगलियां चट्टान के कोनों में फंसा कर खुद को बचा लिया। इस के बाद क्या हुआ, ये मंजर गायब हो जाता है और कहानी हमें सीधा 5 माह बाद के मंजर में ले जाती है। 5 माह गुजरने के बाद हम देखते हैं कि साशा अब अपने घर में है, लेकिन वो पहले जैसी नहीं रही। इसके चेहरे पर उदासी की गहरी छाप है और वो इस एहसास जुर्म में जल रही है कि इसके शौहर की मौत इसके हाथों हुई। इसने पहाड़ों पर चढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया है और वो अब एक नई शुरुआत करना चाहती है, लेकिन टॉमी की यादें और वो दर्दनाक वाकया इसे सुकून से जीने नहीं देता। अब इसने फैसला किया कि वो तन्हा एक ऐसे एडवेंचर पर जाए जहां वो सिर्फ अपने साथ नई यादें बना सके, क्योंकि पिछले तमाम सफर टॉमी के साथ थे जिनकी याद इसे तड़पाती थी। इसने अपने शौहर का वो लकी कंपास अब भी अपने पास महफूज रखा हुआ था। साशा अब एक घने जंगल की सैर का प्रोग्राम बनाती है जहां एक फॉरेस्ट ऑफिसर इसे खबरदार करता है कि अकेली मत जाओ, क्योंकि ये जंगल खतरनाक जानवरों से भरा हुआ है और यहाँ से बहुत से लोग लापता हो चुके हैं। ऑफिसर इसे गुमशुदा लोगों के पोस्टर भी दिखाता है, मगर साशा किसी की बात सुनने के मूड में नहीं थी। वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाती है और जंगल की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में एक स्टोर पर सामान लेते वक्त 2 लड़के इसे तंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं बैन
नामी एक शख्स आ जाता है जो उन गुंडों को वहां से भगाकर साशा की मदद करता है। साशा शुक्रिया के तौर पर इससे खुश्क गोश्त जर्की का एक पैकेट खरीद लेती है जो सफर में काम आने वाला था। जब वो वापस अपनी गाड़ी में बैठती है तो अचानक इसे पता चलता है कि इसका जीपीएस सिस्टम मुकम्मल तौर पर खराब हो चुका है। बैन जो अपनी गाड़ी में वहीं मौजूद था साशा की परेशानी देखकर उसके पास आता है और इसे जंगल का एक नक्शा रोड मैप देता है। बैन इसे बताता है कि यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता बहुत आसान और सीधा है जिससे वो जल्द मंजिल पर पहुंच जाएगी, जबकि दूसरा रास्ता बहुत लंबा और कठिन है, लेकिन वहां एडवेंचर और खूबसूरत मनाजिर बहुत ज्यादा है। साशा अपनी फितरत के मुताबिक मुश्किल और एडवेंचर से भरपूर रास्ता चुनती है। पहली रात वो जंगल में कैंप लगाकर रुकती है तो वही ओबाश लड़के वहां भी पहुंच जाते हैं, मगर साशा होशियारी से खुद को कार में बंद कर लेती है और उनके जाने के बाद सुकून से सो जाती है। अगली सुबह वो एक छोटी कुश्ती कन्नू लेकर दरिया के सफर पर निकलती है। काफी दूर जाने के बाद जब वो एक किनारे पर रुकती है तो इसे वहां बिखरा हुआ इंसानी सामान और उन लोगों की तस्वीर मिलती है जिनके मिसिंग पोस्टर्स उसने फॉरेस्ट स्टेशन पर देखे थे। साशा को थोड़ी हैरत तो होती है, मगर वो थकन की वजह से वहीं सो जाती है। अचानक किसी शोर से इसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि कोई इसका बैग चुरा कर भाग गया है। जब वो टैंक में वापस जाने लगती है तो वहां एक बहुत बड़ा सांप मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो अपना बाकी सामान भी नहीं उठा पाती और मजबूर ने खाली हाथ अपनी कुश्ती लेकर आगे निकल जाती है। कुछ फासले पर इसे एक कैंप नजर आता है जो कि बैन का था। बैन इसे देखकर बड़ी गर्मजोशी से मिलता है और इसे तसल्ली देता है कि शायद तुम्हारा बैग कोई जानवर ले गया होगा। वो इसे मछली गल करके खिलाता है और बातों बातों में इससे पूछता है कि तुम कब से हाइकिंग कर रही हो। साशा अपनी असलियत छुपाती है, लेकिन इसे इस वक्त शदीद धचका लगता है जब बैन खुद ही कह देता है कि मुझे पता है तुम एक माउंटेन क्लाइंबर हो। साशा का माथा ठनकुत्ता है कि बैन को इसके बारे में इतनी मालूमात कैसे है। इसे आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगता है कि इसकी गाड़ी का जीपीएस खराब होना, बैन का इसे लंबा रास्ता दिखाना और यहाँ तक पहुँचना सब एक सोची समझी साजिश थी। अभी वो ये सोच ही रही थी कि बैन इसका वही चोरी शुदा बैग इसके सामने फेंक देता है और साशा पर हकीकत खिल जाती है कि बैन इसका दोस्त नहीं बल्कि एक शिकारी है। बैन एक क्रॉसबो निकालता है और एक लाउड स्पीकर ऑन करके साशा से कहता है कि इस गाने के खत्म होने तक जितना दूर भाग सकती हो भाग जाओ, अब मैं तुम्हारा शिकार करूंगा और यही मेरा खेल है। साशा बैग उठा कर बदहवासी में भागती है और कुश्ती पर बैठकर गलती से एक झरने की तरफ मुड़ जाती है, जहां से वो अपनी कुश्ती समेत नीचे जा गिरती है। वो जख्मी तो हो जाती है लेकिन हिम्मत नहीं हारती और नदी से निकलकर भागना शुरू करती है। रास्ते में इसे एक खानदान की चीखें सुनाई देती हैं, मगर वहां पहुंचकर पता चलता है कि वो एक मोबाइल फोन में चलने वाली वीडियो थी जिसे बैन ने एक जाल के तौर पर रखा हुआ था। साशा समझ जाती है कि वो फैमिली भी बैन का शिकार बन चुकी थी। बैन दूर चट्टान पर बैठा इस पर तीर चलाता है, मगर साशा बच निकलती है। भागते भागते आखिरकार एक तीर साशा की टांग में पैवस्त हो जाता है और वो लड़खड़ा कर दरिया के तेज बहाव में जा गिरती है। दरिया के पत्थरों से टकराकर वो बुरी तरह जख्मी हो जाती है, मगर किसी तरह किनारे लगने में कामयाब हो जाती है। इसके पास बैन का वो फोन था जिससे वो मदद दिला सकती थी, मगर वो फोन भी टूट चुका था। वो अपनी टांग से तीर निकालती है, कुछ खाती है और फिर से भागना शुरू कर देती है। अब वो चट्टानों के बीच एक ऐसे मकाम पर पहुंचती है जहां से इसे अपनी कुश्ती और दूर खड़ा बैन नजर आता है। इसे एहसास होता है कि बैन इस जंगल के शॉर्टकट रास्तों से वाकिफ है और वो हमेशा इससे 2 कदम आगे रहता है। साशा एक चट्टान की ओट में छपकर अपनी जान बचाती है और फिर छुपते छुपाते बैन के कैंप तक पहुंच जाती है। वहां वो देखती है कि बैन बड़ी बेफिक्री से नहा रहा है। साशा इसकी कुश्ती लेकर भागना चाहती है, मगर वहां भी बैन ने एक जाल बिछा रखा था जिसमें साशा फंस कर हवा में लटक जाती है। बैन इसे पानी से निकाल कर बाहर लाता है तो साशा इसकी आंखों में पेपर स्प्रे मार कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन बैन इसे दोबारा काबू कर लेता है और इस बार वो इसे मारने के बजाय एक दरख्त से बांध देता है। बैन इसे बताता है कि ये सब तुम्हारी अपनी गलती है, तुमने खुद मुश्किल रास्ता चुना और मेरे जाल में आ गई। वो साशा को बताता है कि वो एक ऐसे वहशी कबीले से है जो इंसानों का गोश्त खाते हैं और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने शिकार का जिगर लिवर निकाल कर खा जाते हैं। वो साशा को अपनी माँ की लाश भी दिखाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे तुम्हारी रूह पसंद आई है और अब मैं तुम्हारा जिगर खाऊंगा। जैसे ही बैन चाकू लेकर आगे बढ़ता है, साशा पूरी कुव्वत से इस के कान पर काट लेती है और अपनी रस्सियां तड़ाकर भाग निकलती है। वो दरिया में छलांग लगाती है, लेकिन इसकी रस्सी का एक सरा बैन के हाथ में था। वो एक पत्थर की मदद से रस्सी काटती है और खुद को आजाद कर लेती है। इसी दौरान बैन एक आबशार से गिरकर बेहोश हो जाता है। साशा इसे खत्म करना चाहती है, मगर बैन अचानक होश में आकर उसका गला दबाने लगता है। साशा किसी तरह इसे एक तरफ धकेलकर पत्थर से इसकी टांग तोड़ देती है। अब दोनों ही शदीद जख्मी और थके हुए थे और रात का अंधेरा फैल चुका था। दोनों कुछ फासले पर एक दूसरे के सामने लेटे हुए थे। अब साशा की बारी थी कि वो बैन को अपनी बातों से खौफजदा करे। वो इसे अपने शौहर की मौत की कहानी सुनाती है और कहती है कि मैंने अपने शौहर की रस्सी भी अपनी जान बचाने के लिए छोड़ी थी।
अगली सुबह साशा बैन के सामने एक डील रखती है कि सामने वाली अमूदी चट्टान को सर किए बगैर यहाँ से निकलना नामुमकिन है। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी, वरना तुम यहाँ सड़ कर मर जाओगे। बैन मजबूर होकर मान जाता है, लेकिन वो डरता है कि साशा इसे भी शौहर की तरह गिरा ना दे। वो दोनों चट्टान पर चढ़ना शुरू करते हैं। साशा ऊपर पहुंचकर जानबूझकर अपने हारिन से छेड़छाड़ करती है ताकि बैन को गिरा सके। बैन इसे धमकी देता है कि अगर चालाकी की तो मैं तुम्हें नीचे फेंक दूंगा। साशा इस मकाम पर पहुंचती है जहां वो माजी में हमेशा नाकाम होती थी, लेकिन आज इसके सामने जिंदगी का सवाल था। वो अपने हारंस को एक दरख्त की टहनी से बांधती है और जैसे ही बैन इसे नीचे खींचने की कोशिश करता है, साशा अपना बेल्ट खोल देती है और बैन हजारों फुट की बुलंदी से नीचे जा गिरता है और अपनी मौत अब मर जाता है। अब साशा अकेली इस चट्टान पर थी। इसके पास कोई हिफाजती रस्सी नहीं थी। इसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हिम्मत जमा की और इस चोटी को सर कर लिया जिसे वो आज तक फतह न कर सकी थी। ऊपर पहुंचकर वो सुकून की सांस लेती है और इसे एक गाड़ी मिल जाती है जो इसे रेस्क्यू कर लेती है। वो फॉरेस्ट स्टेशन पहुंचकर तमाम राज फाश कर देती है और वो तमाम लाशें बरामद कर ली जाती हैं जो बैन ने छुपा रखी थी। आखिर में साशा अपने शौहर का वो लकी कंपास दरिया की लहरों के सुपुर्द कर देती है और अपने दिल से वो सारा बोझ उतार फेंकती है जो इसे जीने नहीं दे रहा था। वो अब एक नई और आजाद जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाती है और यूं ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है।